नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन-कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नस्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नस्ट समीकरण से। देखिए क्या होता है, ये समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उपयोग की जाने वाली स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में जो तरीका देखा था इलेक्ट्रोड विभव निकालने का, वो तब काम आता है जब जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनकी सांद्रता एक होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जहां पर स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती, उसके लिए हमें नस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखते हैं नस्ट समीकरण क्या होता है। एक अभिक्रिया अभी आपके स्क्रीन पे आई है। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी देता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये एक सामान्य रसायन अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मुझे नस्ट समीकरण लिखना है तो वो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। अब देख सकते हैं जो मेरा ई सेल होगा वो बराबर होगा ई नॉट सेल के। ये ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस 2.303 आर टी डिवाइड एन एफ लॉग सी की सांद्रता पावर सी, डी की सांद्रता पावर डी डिवाइड में ए की सांद्रता पावर ए, बी की सांद्रता पावर बी। तो ये नस्ट समीकरण होता है। आर टी और एफ की वैल्यू जो है वो स्थिरांक होती है, उसे आप यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर एन की संख्या चाहिए और उसके बाद आपको सांद्रता चाहिए सी डी ए वी की। तो फिर उसके बाद आप जो ई सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब तापमान 298 केल्विन होगा क्या होता है, यह समीकरण निम्न प्रकार से बदल जाता है। आप देख सकते हैं जो 2.303 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर टी और एन एफ की जो भी वैल्यू होगी उससे, तो उससे जो ऊपर आती है वैल्यू वो होती है 0.059 डिवाइड में n। तो इससे अब क्या होगा, आपको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको n की वैल्यू रखनी है और आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नस्ट समीकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। और अभी आप इस समीकरण को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। तो साम्य की स्थिति पर जो ई सेल होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए नस्ट समीकरण बदल जाता है और वो कुछ ऐसा हो जाता है। ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। आपको आर टी एन एफ और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आसानी से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि साम्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम नस्ट समीकरण से जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो नस्ट समीकरण से हम गिब्स ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। गिब्स ऊर्जा और ई नॉट सेल के बीच निम्न संबंध है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। हम अगर ई नॉट की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। यहाँ पर आपको के की वैल्यू और तापमान की वैल्यू पता होनी चाहिए
उससे आप डेल्टा जी जो कि हमारी गिब्स ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं चालकता और प्रतिरोधकता की। आप अभी स्क्रीन के सामने एक चीज देख रहे होंगे, R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, G बराबर कप्पा A अपॉन L। G की वैल्यू 1 अपॉन R होती है, तो हमने R को 1 अपॉन R किया तो वो G बन गया, और कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो होती है, तो हमने रो को उल्टा करके 1 अपॉन रो किया तो वो कप्पा बन गया। तो यहाँ से G बराबर कप्पा A अपॉन L हो गया। यहाँ पर कप्पा जो है वो चालकता कहलाता है और G जो है वो चालकत्व कहलाता है। आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक है उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। तीसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति एवं इसकी श्यानता। चौथा कारक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। पांचवा कारक है ताप। तो ये सारे कारकों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चालकता सेल। किसी भी आयनिक विलयन की अगर हमें चालकता निकालनी है तो उसके लिए हमें चालकता सेल की जरूरत पड़ती है। चालकता सेल में आप देख सकते हैं बीच में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम आयनिक विलयन भरते हैं, और ट्यूब के आखिरी में हमें दो प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलते हैं और उनको हम तारों से जोड़ देते हैं। आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R बराबर रो L अपॉन A बराबर L अपॉन कप्पा A। हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं चालकता सेल में हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमें आखिरी में कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि हम कप्पा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होता क्या है, L अपॉन A जो है वो बदलेगा नहीं, तो हम उसे G स्टार कहते हैं। तो अगर हमने L अपॉन A को G स्टार कहा तो इससे R बराबर G स्टार अपॉन कप्पा हो जाएगा। उसके बाद हम R को 1/G लिख सकते हैं, तो 1/G बराबर G स्टार अपॉन कप्पा। तो इससे हमारे पास G स्टार बराबर कप्पा आ जाएगा। अब हम G कैसे निकालेंगे? तो G निकालने का तरीका है, हम चालकता सेल को एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपने भौतिकी में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करता। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में अपना चालकता सेल लगाएंगे तो उससे क्या है, आप वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। तो आपको G स्टार की वैल्यू पता है, आपको R की भी वैल्यू पता है, आपको कप्पा पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता सेल से किसी भी आयनिक विलयन की चालकता निकालते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इन सब चीजों को